देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास सेट 1 का भाग ख है, जिसमें 2-2 नंबर के हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है s-t बराबर 3, ये समीकरण 1 है, और समीकरण दूसरा है s भाग 3 प्लस t भाग 2 बराबर 6। ऐसे समीकरण जब आते हैं, खासकर देखा जाता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें फ्रैक्शन वाला यानी कि बिन वाले क्वेश्चन को हल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप क्या करो कि इनका लघुत्तम ले लीजिए, और इनका लघुत्तम आ जाएगा 6। तो या फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके ऊपर वाले से और इसके दूसरे वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ये इसको हल करने का मौका मिल जाएगा। देखिए अब क्या होगा, 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 6 को राइट साइड में लेके जाते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, ये आ जाएगा हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो 3 से करेंगे ज़्यादा बेटर रह जाएगा। समीकरण जो 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3s माइनस के 3t बराबर का ये 9 आ जाएगा। ये समीकरण आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करने पर। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। फिर आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5s आ जाएगा बराबर हो जाएगा 36 9 45। यह s कितना आ जाएगा, 45 भाग 5। ये कटने के बाद 9 आ जाएगा। 9 को समीकरण 1 में रख दीजिए। s बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, ये आ जाएगा 9 माइनस टी बराबर 3। 9 को राइट साइड लेके जाते हैं, माइनस टी बराबर हो जाएगा 3 माइनस 9, ये जो कि माइनस 6 होगा। और माइनस टी बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। टी हमारा 6 आया और एस हमारा 9 आया। इसको रख के समीकरणों में देख सकते हैं कि आंसर सही आता है या नहीं आता, तो आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड से 96 और 120 का HCF और एलसीएम निकालिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हमें 96 के करने हैं, करिए। ये आता है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 48 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करते रहना है। फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। इसी प्रकार से 120 को हम करेंगे, 2 से डिवाइड किया 60 आ गया, 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, 2 से डिवाइड किया 15 आया, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब 2 से नहीं जाता तो 5 आ गया, और 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो 96 के जो अभाज्य गुणनखंडों में 2 कितनी बार है, 2 हमारे पास है, 1 2 3 4 5, तो 2 की शक्ति 5 हम इसको लिख देंगे, गुणा में 3 कितनी बार है, 1 बार। इसी तरह से 120, इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की शक्ति 3, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार। तो जब HCF निकालते हैं, ध्यान रहे HCF निकालते हैं, तो हमें देखना है दोनों में या जितने भी दे रखे सभी में वो चीज़ होनी चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, और उसकी जो शक्ति होगी सबसे छोटी लिखी जाएगी। जैसे 2 की 3 है, 2 की 5 है, तो 2 की 3 हम यहाँ लिखेंगे, और 3 दोनों में है तो 3 की शक्ति 1 है, 5 नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। तो 2 की 3 8 होता है, और 3 8 3 24। तो एलसीएम जब हम इन दोनों का निकालते हैं तो क्या होगा, सभी को लिखना है परंतु बड़ी शक्ति के साथ। 2 दोनों में है पर बड़ी शक्ति 5 है, 3 दोनों में है बड़ी शक्ति 1 है, 5 एक में है तो उसको भी लिखेंगे।
छोड़ना कोई नहीं है, सभी को लिखेंगे, परंतु ध्यान रहे जो बड़ी शक्ति है उसी को लिख। ये 2 की शक्ति 5 32 और 3 पंजे 15। जब हम इनको गुणा करते हैं 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45 और 3 = 48। ये एलसीएम और एचसीएफ इसका आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है देखिए प्यारे बच्चों, अथवा में दे रखा है। ये क्वेश्चन ज्यादातर हरियाणा में तो बहुत कम आया है, परंतु सीबीएसई में ज्यादा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो 6 की शक्ति n है का अंक 0 पर समाप्त होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए प्यारे बच्चों आपको दिमाग में ये होना चाहिए जितनों के पीछे 0 आती है, जैसे 120 आया, 90 आया, 1000 आया, या आप 2000 ले लो, 2000, या इस तरह से ले सकते। सभी को जब आप निकालोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो आपको पाएगा कि यह मिल जाएगा कि 2 और 5 इन सभी में लागू होता है। सभी में 2 और 5 मिलेगा, चाहे एक शक्ति के साथ मिले या 2 शक्ति के साथ मिले। 2 और 5 होने अति आवश्यक है। यदि 2 और 5 नहीं होंगे तो वो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से हम 6 की पावर n को लेकर चलते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 होगा, और इनको लेकर चलेंगे कि 2 की शक्ति n गुणा 3 की शक्ति n। यहाँ ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। शक्तियां क्या हो? प्राकृत संख्या है। अब n की जगह कुछ भी रख लो तो आपके पास ये मिलेगा। जबकि हमें क्या पता है, कोई भी नंबर है a, उसकी शक्ति n है, वो 0 पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों हो तो यहां देखा हमने 6 की शक्ति n के अभाज्य जो गुणनखंड है खंडों में 5 नहीं है, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये बात आपको पता होनी है। और 23 में क्या कहता है, यदि a को हम 30 डिग्री लें और b को 60 डिग्री लें तो सत्यापित करना है कि साइन a प्लस b का जो जोड़ करके आंसर आएगा वो साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी का भी आंसर आएगा। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है जो +1 क्लास में आएगी। तो साइन ए है, ए की जगह वैल्यू रखी, फिर बी की जगह बी की वैल्यू रखी, दोनों का जोड़ किया। दोनों का जोड़ क्या होगा, 30 और 60 90 होता है, 90 डिग्री पे साइन 1 होता है। अब RHS लेंगे हम राइट साइड, तो उसमें क्या होगा, देखिए साइन ए 30 कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60। देखिए यहाँ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ कोस 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2 और साइन 60 की भी वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। जब हम इसको सोल्व करते हैं, 1 की 1 से गुना, 1 2 की 2 से 4 प्लस वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 से करते हैं तो 4। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 1 + 3 4 होता है, 4/4 कटने के बाद 1 आता है। तो इसका मतलब LHS बराबर होगा RHS। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 है, वो कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय का मतलब होता है केंद्र एक हो, यानी कि एक ही केंद्र लिया और उस पर वृत्त बना दिया एक ये, और दूसरा वृत्त बना दिया एक ये। अब आपको क्या बताना है कि जो छोटे वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 5। कहता है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है।
इसकी बड़े वृत्त की, जीवा की, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए एक जीवा है इस तरह से, और ये यहाँ इसका नाम ए बी है। ए बी जीवा है जो यहाँ डी बिंदु पर इसको स्पर्श करती है। ओ वृत्त का सेकेंडरी है। ओ क्या है? केंद्र है। ए बी बड़े वृत्त की जीवा है। जो छोटे वृत्त को डी पर स्पर्श करती है। तो ओ डी क्या होगा? छोटे वृत्त की त्रिज्या। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या समान होती है, कहीं घुमा लो। और जो कि 3 सेंटीमीटर है। जो ओ ए है और ओ बी है वो क्या है? ओ ए और ओ बी बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, तो जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो डी है ये क्या है? स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा है वो आपस में लंबवत होती है। तो ये क्या कोण क्या होगा? लंबवत। और हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि कोई वृत्त है हमारे पास, यदि उसकी जीवा पर केंद्र से लंब डाल दिया जाए तो वो उसे 2 समान भागों में बांटता है। तो इसका मतलब ए बी बराबर होगा 2 ए डी या 2 बी डी, क्योंकि हमने 9th में थ्योरम पढ़ी है। तो हमारे पास अब जो त्रिभुज होगी ओ डी बी वो क्या होगी? समकोण। समकोण होगी। तो जिसमें अब हमें बी डी निकालना है। बी डी क्या होगा? बी डी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण क्या है? 5। इसमें जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। माइनस ये लंब है, लंब कितना है? 3, 3 का वर्ग। तो बी डी की वैल्यू यानी कि आधार की वैल्यू क्या होगी? वर्गमूल कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार लंब का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, जो कि वर्गमूल 16 के बराबर है। 16 का आंसर 4 आता है, क्योंकि ये एक भुजा का काम कर रही है इसलिए प्लस का लेंगे, प्लस माइनस वैसे आता है। 4 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 2 गुणा बी डी यानी कि 4, 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई आती है। क्लियर है? अब हमारे पास जो भाग या खंड ख का प्रश्न संख्या 25 है वो है, दर्शाएं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखिए हमारे पास इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज होती है, ए बी सी डी। ए के निर्देशांक है 1,2 और बी के निर्देशांक है 5, 4। सी के निर्देशांक है 3, 8 और डी के निर्देशांक है -1 और 6। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले काफी बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं ए बी सी डी, जबकि ये कॉन्टिन्यूसली लिखना शुरू होना चाहिए। ए बी सी डी साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए, एक साइकिल की तरह। तो जब हम इसको निकालते हैं, इसको निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। या तो आप ये सिद्ध कर सकते हो ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी, या तो एक इस तरीके से कर सकते हो, या हम एक ये तरीका जानते हैं कि जो यहाँ हमारे पास विकर्ण होते हैं वो विकर्ण समद्विभाजक होते हैं एक दूसरे के। ये का मध्य बिंदु निकाल लूं, अगर वो समान आ जाता है, एक ही आ जाता है, तो भी ये समान
समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे, क्योंकि आपको पता है आयत के भी ऐसे होते हैं, वर्ग के भी, समचतुर्भुज के, और सभी को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की वो डेफिनेशन को सिद्ध करते हैं। तो यहां से देखिए, मैं AC का जो विकर्ण है, विकर्ण का मध्य बिंदु निकालता हूं। का मध्य बिंदु क्या आएगा? पहले में पहला जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 3 भाग 2, कोमा। दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे, 2 + 8 भाग 2। इनको निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 भाग 2। और ये कितना आ जाएगा? 10 भाग 2। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 को 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह मैं BD का भी निकालता हूँ। BD क्या है? विकर्ण है, उसका मध्य बिंदु का मध्य है बिंदु। मध्य बिंदु निकालना मुझे, कैसे निकलेगा कि 5 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि जोड़ना है वैसे तो, परंतु माइनस का निशान है तो वो घटेगा। फिर 4 + 6 करेंगे, उसका भी निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 4 भाग 2 और 10 भाग 2। तो यहाँ से कटने के बाद क्या आ जाएगा? ये 2 और ये 5। जब मध्य बिंदु एक ही आ गए, मध्य बिंदु एक ही है, तो ये क्या होगी? जो ABCD समांतर चतुर्भुज होगी, चतुर्भुज। क्लियर है? देखिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपको 4 चीजें निकालनी होगी, पहले AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA। फिर उनको निकाल के आप दिखाओगे कि सभी में आमने सामने की भुजा बराबर है, तो वो समांतर चतुर्भुज है। एक तरीका ये है। पार्ट इसका अथवा में क्या दे रखा है? इसने अथवा में दिया है कि बिंदु ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज कब होती है? या तो आप इसको कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर दो, या फिर ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो आप ये सिद्ध कर दो कि जो बड़ी भुजा है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के जोड़ के, स्क्वायर के जोड़ के रूप में आती है। अगर ऐसा कर सकते हो तो वो भी क्या होगी हमारे पास? एक समकोण त्रिभुज होगी। देखिए, अब त्रिभुज ले लेता हूं मैं इस तरह से, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ये है भी है या नहीं। 3 0, B का मान क्या आएगा? 6 4, और C का मान क्या आएगा? -1 3। ये C आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें पहले AB निकालना है। AB दूरी सूत्र से, AB दूरी सूत्र से निकालेंगे तो क्या आता है? दूसरे में से पहले को घटाएं, 6 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3, उसका वर्ग, प्लस। फिर नेक्स्ट में से 4 में से 0 घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 25, जो कि 5 के इक्वल है। तो ये भुजा हमारे पास 5 मिल गई। क्लियर? फिर हम निकालेंगे BC। BC में क्या करेंगे? इसमें से ये घटाएंगे, क्या करेंगे? हमारे पास -1 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -7 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर माइनस का हो तो भी प्लस का ही आएगा। 49 + 1 कितना आ जाएगा? 50, वर्गमूल 50। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम? 50 को 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2।
फिर हम क्या करेंगे, AC निकालते हैं। तो ये कितना आया था हमारा, 5√2। अब AC निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास, देखिए AC निकालते हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है तो माइनस माइनस, और इसमें से 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का तो कोई चक्कर होता ही नहीं है। 16 प्लस 9 25 आ जाएगा वर्गमूल, और उसका 5 आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये तो 5 है, ये तो छोटी है। बड़ी भुजा क्या होगी, 5√2, क्योंकि एक वर्गमूल 2 का जो मान होता है वो 1.4 के लगभग होता है, थोड़ा बहुत आगे पॉइंटों में चलता है क्योंकि रेशनल नंबर है। तो बड़ी भुजा ये है क्योंकि ये 5 है। तो अगर मैं BC का स्क्वायर कर दूं, इनकी 5√2 का स्क्वायर कर दूं, ये क्या आ जाएगा 50, और AC का स्क्वायर कर दूं तो वो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और फिर क्या आ जाए AB का स्क्वायर कर दूं, वो भी क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है 50 आ रहा है, जो कि क्या है हमारे पास BC के स्क्वायर के बराबर है, जो कि हमारे पास 50 है। तो इसका मतलब हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज है। ये थे हमारे भाग या खंड ख के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे खंड घ के प्रश्न।